Hi everyone, so this is Ankur and today in this video I am going to discuss in one crucial topic that will be too important for you and for me as well. So थोड़ा सा वीडियो आज पॉलिटिकल होने जा रहा है, लेकिन इसे पॉलिटिकल ना कहें, इसे हम रियलिटी से जोड़कर और तथ्यों से भरपूर कहें तो ज़्यादा सच होगा। साथियों, अक्सर आपने सोचा होगा कि कोई भी जो पॉलिटिशियन होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है और पब्लिक का भी सपोर्ट होता है। लेकिन नमो के 9 साल, आप समझ चुके होंगे आज मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। तो नमो के 9 साल और उन्होंने क्या काम किए ये ज़रूर जानने के लिए, क्योंकि जब 18वीं से लोकसभा का जब इलेक्शन चल रहा था उस समय एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें एक वर्ड यूज किया गया था डिटेक्टरशिप। इट मीन्स कि तानाशाह जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि को ऐसा बताने का प्रयास किया गया था कुछ अपोजिशन के लोगों के द्वारा और कुछ तथाकथित जो भ्रमित जो मीडिया के लोग हैं वो लोग भी। और इस चूँकि मैं ये उस व्यक्ति का सीधा नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक व्यक्ति जो जर्मनी से आकर के और कर्तव्य पथ पे लहराते हुए तिरंगे के सामने अपनी एक रील शेयर किया था और कई ऐसे वीडियो उसने शेयर किए थे जिसमें ये बहुत भ्रामक जानकारियाँ दिया था, लोगों को गुमराह करने का काफ़ी प्रयास किया। लेकिन हमें विश्वास है हमारे देश की जनता पे, हमें विश्वास है अपने डेमोक्रेसी पे जिसने सच का साथ दिया और तीसरी बार हमारे सम्मानीय और आदरणीय और हमारे प्रेरणास्पद जो प्रधानमंत्री हैं वो तीसरी बार अपने बहुमत से, अपनी पार्टी की बहुमत से जीत के आए। तो साथियों, जब ऐसे व्यक्ति की छवि को नकारात्मक दिखाने का प्रयास मीडिया में किया गया उस समय शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जो उनकी इस मनोस्थिति को समझ पा रहा होगा। लेकिन मुझ जैसे करोड़ों करोड़ों भारतीय उनकी आंतरिक भावनाओं को समझ रहे थे कि शिव ने भी हलाहल पिया था, उसकी भी कोई ना कोई वजह थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी इन सब को कितनी सहजता से और कितनी सरलता से कैसे सब वो झेल लेते हैं, फिर भी अपने भाव भंगिमाओं में, अपने ओजस्वी तेजस्वी और अपने विदुषी जो है भाषण में या अपने कृत्यों में कभी उन्होंने इन चीज़ों को स्थान नहीं दिया। साथियों, जिस दिन उन्होंने संसद की चौखट पे अपना माथा टेका था, जिस दिन उन्होंने संविधान को नतमस्तक किया था भारत का सच्चा सपूत, उसी दिन से भारत माँ की सेवा में अहरनिश लग चुका था। अब उसे उसके रास्ते से डिगाने के लिए आप कुछ भी करो, अपोजिशन कुछ भी करे, यह मुमकिन नहीं था। फिर भी लोग हैं करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है। उन्हें झूठ में ही अब स्वाद आ रहा है और झूठ में ही उन्हें एक नया विश्वास चल रहा है क्योंकि झूठ की भी एक दिन सरकार होनी बनेगी, उनका ऐसा यकीन है। लेकिन सच जब तक जिंदा है तब तक झूठ सच को परेशान तो कर सकता है, उसे भ्रमित कर सकता है, लेकिन पराजित नहीं कर सकता। ये बात सच है। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्तव्य पथ पर नमो के 9 साल। हालांकि मैंने 2-3 मिनट का समय लिया भूमिका बनाने में। आई होप कि आई वाज एबल टू सेट माई इंट्रोडक्शन बट इट वाज आई थिंक नॉट सफिशिएंट बिकॉज मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने कर्तव्यनिष्ठ और इतने महान और इतने चक्रवर्ती सम्राट की विषयों को, उनके विषय पे पूरी बातें रख पाना। बट फिर भी अपने छोटे शब्दों से प्रयास था। अब संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर और भारत के संविधान के आगे नतमस्तक होकर लोकतंत्र की रक्षा की शपथ लेने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में मौजूदा केंद्र सरकार अपने कार्यकाल का पूरा 10 वर्ष कंप्लीट कर चुकी है और उनका नया तीसरा काल जो कि 3.0 के नाम से है वह प्रारंभ हो चुका है। और यह ऐसे समय प्रारंभ हुआ है जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कार्यकाल के पहले दिन से आज तक उन्होंने स्वयं को
कर्तव्यपरायण सेवक के तौर पर ही प्रस्तुत किया था। ये बहुत दिलचस्प और बहुत ही जैसे हम सुनते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना जो पूरा कार्यकाल निभाया, उन्होंने बिना छुट्टियाँ लिए, कोई भी लीव नहीं लिया और पूरा कार्यकाल अपना 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल निभाया। वैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, बीते 10 सालों में उन्होंने एक भी लीव नहीं लिया, एक भी ऑफिशियल छुट्टी उनकी नहीं है। वैश्विक भारत को वैश्विक गुरु के तौर पर पदस्थ करने का उन्होंने जो अहम और जो अप्रतिम कार्य किया है, इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। हम 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और पहले कार्यकाल में राष्ट्र के विकास और सुशासन की कई कीर्तिमान स्थापित किया है उन्होंने। प्रथम पंचवर्ष में सबका साथ सबका विकास के साथ जो उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और अपने मंत्र को एक जन मंत्र के रूप में स्थापित किया, यह अभूतपूर्व सफलता कही जाती है। इस सफलतम कार्यकाल के बाद देशवासियों ने अपार जन समर्थन देकर और प्रधानमंत्री को दोबारा उन्हें देश की बागडोर सौंपी और दूसरी कार्यकाल में भी विश्व पटल पर भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बना करके देश को दुनिया के समृद्ध और सबसे अग्रणी सूची में उन्होंने स्थापित किया। इतना ही नहीं, भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक बना के दिया है और वो भी ऐसे समय दिया है जब पूरा विश्व एक वैश्विक समस्या से जूझ रहा है, यानी कि कोरोना के काल से जूझ रहा था, जहाँ पर हर डेवलप्ड कंट्री की, विकसित देशों की जो है जो डेवलपमेंट रेटिंग होती है वो कम हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में हमारी इकोनॉमी को जहाँ एक और स्टेबिलिटी तो दी, महंगाई से तो बचाया, साथ ही साथ इकोनॉमी को बढ़ के जो टॉप कंट्रीज हैं उनमें 5वां स्थान ब्रिटेन, जिसके कभी हम गुलाम हुआ करते थे, उसे भी पीछे छोड़ दिया। ये कोई कम बात नहीं है, पढ़े समझदारी के लिए इशारा काफ़ी है। क्योंकि होता कि हमारा जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो चीज़ों को खुद से सर्च करने में, खुद से एनालिसिस करने में और खुद से उस पर वर्क करने के बजाय वो किसी और की चीज़ों पे झूठ और भ्रामक तथ्यों पर यकीन करने के लिए माहिर है और उसे ही सच मान बैठता है। चूँकि मुझे एक पंक्ति उनकी प्रधानमंत्री जी की बहुत अंतरात्मा से प्रेरणा देती है कि मेरे लिए राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा है। अक्सर साथियों, जैसा कोई भी राजनीति में या किसी भी फील्ड में जाता है तो उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है कि मैं ऐसा बन करके ऐसा करूँगा, या ऐसी स्थिति आएगी तो मैं ऐसा समृद्ध हो जाऊँगा, या मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उनके जीवन में आई थिंक ऐसा कोई उद्देश्य है ही नहीं। उनका उद्देश्य देश की सेवा और अहरनिश देश की सेवा। वैसे ही देश की सेवा जैसा देश का सिपाही बॉर्डर पे खड़ा होकर के अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है, वैसे ही देश की सेवा करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है और उस संकल्प से जो हमारे भारत का जो स्वर्णिम भविष्य निर्माण हो रहा है, जिसकी नींव गढ़ी जा रही है, वह निश्चय ही हम सब के लिए संतोष और प्रेरणा का विषय है। अब कई बार आप मीडिया चैनलों पे सुनते हैं, लोग आपसे पूछते भी हैं कि इन बीते समयों में इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे इनकी तारीफें की जाए, या ऐसा क्या इन्होंने किया जिससे आने वाले समय में कुछ नया होने की संभावना है। साथियों, इसका उदाहरण तो लोगों ने देखा है, आपने देखा है। यदि आप सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये उसकी गलती नहीं है, ये आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, आपके अंदर का सिस्टम है जो सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यह बात भी सच है कि सारी चीज़ें एक ही नज़र में नहीं बदली जा सकती हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है, जिसके लिए ऑलरेडी पूरी सरकार उनकी जो है प्रयासरत है। आवश्यकता है तो जन भागीदारी की, आम लोगों की और आम लोगों के सहयोग की, ताकि इस लक्ष्य तक भी हम बहुत जल्द पहुंच सकें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 सालों में उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जो उनके कार्य थे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या किसी ने सोचा था कि गवर्नमेंट का जो भी पैसा है, जो भी पब्लिक बेनिफिशियरी के लिए जा रहा है, वो सीधा उसके अकाउंट में जाएगा? किसी ने 2014 से पहले सोचा था? साथ ही आपने सोचा हो या ना सोचा हो, हम जैसे जो है रूरल बैकग्राउंड या पिछड़े वर्ग के लोग तो नहीं सोच पाए थे। हमें पता भी नहीं था कि हमारा अकाउंट भी बैंक में होगा। ऑनेस्टली आई एम सेइंग
In my family, there was no any bank account on that time. But with this scheme, each one have a account and they have a money in the account. इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी का सपना था। हम अक्सर एडवर्टाइजमेंट में देखा करते थे समग्र बाल विकास के कि दीवार में एक पेंटिंग की जाती थी जिसमें गांधी जी का चश्मा बना रहता था और उस चश्मे में एक साइड लिखा रहता था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। लेकिन उसे यदि किसी ने साकार करने का प्रयास किया है, एक जनमानस के बीच में एक आंदोलन बना के दिया है, तो उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। क्योंकि ये कार्य जो है ये एक राजा का काम नहीं होता है, ये प्रजातंत्र में एक सीनियर पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति का काम नहीं होता है, ये लोगों की वैल्यू होती है। छोटे छोटे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं है तो एक खुद का इतने बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ नेता खुद झाड़ू लेकर के रोड पे निकल चलता है। भलाई से आपके कान में भरने वाले लोग ये कहेंगे कि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, आप उसे दिखावे की दृष्टि से देख रहे हैं, ये आपकी कमियां हैं, उसकी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। इसके बाद दूसरा डिजिटल इंडिया। साथियों, सबको रोजगार मिले और साथ ही साथ ग्रोइंग जो है सबका जीडीपी में इक्वल पार्टिसिपेशन हो और हर हाथ तक, हर यूजर तक देश और दुनिया की जो है पूरी जानकारी पहुँचे। वो किससे पॉसिबल हो सकती है? डिजिटल इंडिया से। सेवाओं को ग्राहक और सेवाओं को सरल बनाया जा सकता है, वो सिर्फ डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही बनाया जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। और लेकिन डिजिटल इंडिया आने से क्या परिवर्तन हुआ है? आपको भी पता है कि फ़ोन के युग में एंड्रॉयड फ़ोन 4G 5G का जो टेक्नोलॉजी वर्जन है, इसने लोगों को जागरूक करने में कितनी अपनी भूमिका निभाई है। दूसरा, नमामि गंगे परियोजना, गंगा की सफाई। हालांकि इसके बारे में जो भी योजनाएं लागू हुई है उसका क्या वर्तमान में है स्थिति है, उसका जो है अवलोकन होना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी योजना नमामि गंगे परियोजना, गंगा की स्वच्छता का इतना बड़ा बेड़ा वो भी सरकार ने उठाया, जबकि लोगों की जिम्मेदारी थी। दूसरा, मेक इन इंडिया। हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सोर्स है, हमारे अंदर जो रिसोर्स है या संसाधन है, उनका हम क्या कर रहे हैं? इस पर पहली बार यदि किसी ने कहा तो प्रधानमंत्री ने कहा, और उन्होंने उसके लिए जो सकारात्मक कदम उठाए वह अति प्रशंसा के पात्र है। दूसरा, किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, रकम छोटी हो या बड़ी, सहयोग होता है। एक पैसे का भी सहयोग यदि किसी कार्य में मिलता है तो उस कार्य को और आसान बनाता है और समृद्धि की ओर अग्रसित करता है। तो किसान सम्मान निधि भी इसी तरह का एक स्कीम है जिसमें किसान को आर्थिक मदद दी जा रही है। अब ये योजना की स्कीम के तहत है कि कितनी मदद है, लेकिन एक सरकार का सकारात्मक एक कदम है। दूसरा, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। साथियों, बैंकों से उधार लेना पिछड़े वर्ग और आदिवासियों समाज के लिए, दलित वर्ग के लिए एक सपने जैसा था कि सोच भी सकना ऐसा क्या संभव है? बैंक हमें लोन देगी क्या बिना सिक्योरिटी के, बिना गारंटी कार्ड के? ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन लोन का जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजाक बनाया है वो आप सबके सामने है। आपको लोन चाहिए डिजिटली आपको मिल जाएगा, ना आपको बैंक जाने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे अपने फ़ोन से आपको जितना लोन चाहिए उतना आप ले सकते हैं। यह स्कीम जो छोटे से छोटे उद्यमी के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए है, छोटे मोटे काम करने वाले लोगों के लिए। आपको छोटी छोटी चीज़ें यदि बाय करनी है, 10,000 15,000 की चीज़ें, वो भी आप EMI पे सस्ते दामों पे ले सकते हैं। तो मुद्रा स्कीम एक अलग है, अलग उसकी 3 लेयर है, उसके आधार पर वो होता है। लेकिन आपको बाकी चीज़ों में भी, और बैंक भी अब आपको लोन देने से झिझकती नहीं है, आसानी से आपको लोन दे देती है। चाहे आपको होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए या प्रॉपर्टी लोन चाहिए। दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना। बच्चियों के प्रति समाज में गरिमामय स्थिति बना रहे, बच्चे जन्म होने के बाद से फाइनेंशियल स्ट्रांग हो अपने एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना। और मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रदेश से मैं हूँ, मध्य प्रदेश, सुकन्या समृद्धि योजना सबसे पहले लागू करने वाला ये प्रदेश था। प्रधानमंत्री आवास योजना। साथियों, गरीब वर्ग के लिए घर, और वो भी पक्का घर होना,
ये किसी स्वर्ग के सपने से कम नहीं था। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, जिस घर में हम रहे, क्योंकि मेरा जन्म जहाँ हुआ है वहाँ पे इतनी अभाव भरी जिंदगी में फिर भी माता पिता ने अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ा और उन्हें इस योग्य बनाया कि वो जहाँ भी रहेंगे, जिस भी हालात में रहेंगे, बिना चोरी किए, बिना झूठ बोले, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ अपना पेट भर लेंगे और पूरे सत आचरण के सहित, बिना गलतकारी किए हुए। उन अभावों के बीच भी घर हमारा एक सपना था। हमारे घर में 2 कमरे थे। एक घर में पानी बारिश का पूरा गिरता था और दूसरे में हम किसी प्रकार रात गुजारते थे। मिट्टी भीग जाती थी, बिस्तर से नीचे पैर रखते मतलब मिट्टी में जाती थी। चूँकि मैं सारी चीज़ें कहना नहीं चाहता, उसके लिए जब उपयुक्त समय होगा तो ऐसे घर को यदि प्रधानमंत्री ने आवास दिया है और उस आवास से एक ही कमरा बना है, लेकिन जो उससे खुशी मिली है किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। आप, ये सच है, ये मेरे घर की बात है। और ऐसे आप जैसे कितने लोगों को ये स्कीम मिली हुई है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। ये तो थी उनकी जन कल्याणकारी योजना है जिससे सीधा लोगों को फायदा हुआ। इसमें किसी बिचौलिए या किसी दलाल की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ना ही किसी ठेकेदार को उन्होंने टेंडर दिया है। दूसरा, 9 साल में जो उनके बड़े काम है जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई है, लेकिन उसका देश को फायदा हुआ, उसका आम लोगों को फायदा हुआ। वो स्कीम क्या थी? 8 नवंबर 2016 को जब उन्होंने नोटबंदी की, काले धन से कमाई करने वाले, गलत तरीके से घरों में नोट जमा करने वाले लोग के मुंह में जो तमाचा मारा था वो शायद इस जन्म तक याद रहेगा उन्हें। दूसरा, जीएसटी, चूँकि टैक्स अलग अलग कैटेगरी की थी और हर टैक्स से बचने का कोई ना कोई रास्ता जो हमारे बिजनेसमैन थे या जिनके पास रकम थी वो निकाल ही लेते थे। लेकिन जीएसटी ला करके उन्होंने सारे टैक्सों का जो क्लब किया है और उस टैक्स में जो भी रियायतें हो सकती थी उन्होंने दी है, तो यह भी देश की इकोनॉमी के लिए एक सकारात्मक कदम था। और भारत 5वां ऐसा देश था जो जीएसटी लागू किया और जिसके सकारात्मक परिणाम है। हालांकि विपक्ष ने इसके खिलाफ भी काफ़ी जो है हंगामा किया और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखी। दूसरा, 3 तलाक। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के प्रति, महिलाएं जो है जो शोषण का शिकार होती थी, तलाक के नाम पे जो उनके साथ दरिंदगी की जाती थी, वह 3 तलाक का नया कानून ला करके 19 सितंबर 2018 को उन्होंने यह भी एक सराहनीय काम किया जो कि भारतीय इतिहास में एक लंबे समय तक के लिए याद किया जाएगा। आयुष्मान भारत। साथियों, दैनिक जीवन में बीमारी किसी को बता के नहीं आती और एक ऐसी समस्या होती है कभी न कभी हर किसी को आ ही जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक तो उन्नत किस्म की चिकित्सा व्यवस्था नहीं, दूसरा प्राइवेट में जो है पैसे के अभाव में आम आदमी या गरीब तबके का व्यक्ति अपना इलाज करवा ले, यह तो किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। लेकिन ऐसा होता कहाँ था। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ऐसी स्कीम लाई जिससे 5 लाख तक का इलाज 1 साल में संभव हो सका और इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है, बहुत लोगों को। मैंने खुद से हॉस्पिटल्स में देखे हैं, मेरे रिलेटिव के ऐसे कई हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड से खुद का उपचार करवाया है, प्राइवेट को मेडिकल कॉलेज में करवाया है और उससे उनका फायदा हुआ है। ये बहुत सकारात्मक और सराहनीय कदम था। दूसरा, सीए 10 जनवरी 2020, ये कानून देश के हित में है, लेकिन फिर भी ना जाने हमारे कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा, बैंकों का विषय, जो बैंकों का विलय था, क्योंकि कई बैंक थे जो चल रहे थे अलग अलग, सबको सरकारी टेंडर था लेकिन वो घाटे में चल रही थी। क्यों? उसकी भी अलग अलग वजह है। तो उनको विलय करके क्या हुआ, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि वो अपने सर्विस को ग्राहकों तक सुगमता से पहुंचा सके। तो ये भी एक सराहनीय कदम था। इसके अलावा हमारा सबका और लगभग 500 वर्षों का त्याग और प्रतीक्षा और उसके लिए समर्पण जिन लोगों ने किया है
उनकी सबकी सबकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है और एक सुखद जो अनुभव दिया है राम मंदिर का निर्माण करके वर्तमान सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पे जो दृढ़ संकल्प था प्रधानमंत्री का वह पूर्ण हुआ है। और मैं तो 22 जनवरी 2024 का दिन इस जन्म तो नहीं भूल पाए, क्योंकि उसी दिन मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पल जिया था और उसी पल को मैंने धरती से लेके कुछ ऊंचाई पर आसमान तक भी मैंने महसूस किया। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब यह एक ऐसी स्कीम है कि जो हमें आत्मनिर्भर कर रही है, सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रही है, फाइनेंशियल भी और नॉलेज लेकर के भी। इसके साथ साथ और राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में तो हुआ ही, इसके साथ साथ हम सनातनियों के लिए एक और सुखद और एक और आनंददायक जो कार्य किया है। 14 जनवरी 2024 को अबू धाबी में उन्होंने एक और मंदिर का जो लोकार्पण किया है, उद्घाटन जिसे कह सकते हैं, वह भी हम सब के लिए यह एक प्रशंसा और हम सब के लिए खुशी की विषय है। इसके साथ साथ 9 साल में एक्सेस मिली है। ऐसा नहीं है कि 9 साल से उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, कुछ ऐसे कार्य किए जो कीर्तिमान स्थापित हुए, जो अब से पहले नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अब से पहले कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है वह भी सराहनीय है, बट उसके आगे भी जो हमने करके दिखाया है वह आने वाले समय में एक नज़ीर पेश होगा। जैसे ऑपरेशन राहत, यानी यमन से फंसे हुए भारतीयों को वापस लाना 2015 में, सर्जिकल स्ट्राइक 2016, ऑपरेशन संकट मोचन, सूडान में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाना, एयर स्ट्राइक करके देश के वीर सपूतों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह अद्वितीय अप्रतिम है। इसके अलावा वंदे भारत मिशन 7 मई 2022 को सबसे ज़्यादा भारतीयों की वापसी कराई। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगान में जब हालात बिगड़े तो ऑपरेशन देवी शक्ति चला करके वहाँ से भारतीयों को सुरक्षित निकाला। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को वापस निकालना। ऑपरेशन कावेरी, क्या ये कुछ कम है? ये तो आप भारतीयों को समझने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। ये तो थी मेरी इस विषय में इतनी जानकारी, और ये जानकारी किसी और चीज़ को शो करने का नहीं है, ये शो करने का है कि अब तक जो हुआ है वो देश के हित में हुआ है। अब तक जो कुछ भी सरकार ने किया है वह आम लोगों के पक्ष में किया है। हो सकता है कि ज़मीनी स्तर पर इसका पूरा एग्जाम्पल आपको ना दिखता हो, या कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमियां रह गई हों। उसके लिए यदि हम उसका एनालिसिस करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पे हम और आप ही भागीदार होंगे, क्योंकि हमने ही उस मैसेज को अपने से पीछे वाले तक, या जो क्यों भी बंदे थे उन तक हमने सही से डिलीवर नहीं किया, लोगों तक पास नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक सजग, जागरूक, सतर्क और अनुशासित युवा के रूप में अपने आप को एक चरित्रवान पुरुष के रूप में पेश करना होगा। तभी हम इस देश को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं और इसके मूल रूप को हम स्थापित कर सकते हैं। बस इस अंक में इतना ही। यदि आपकी कोई खास प्रतिक्रिया हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।